रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज का आपका टॉपिक है मुख्य सेविका प्रैक्टिस सेट महा रिवीजन सिलेक्शन सीरीज में आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। आपके दो सीरीज चल रही हैं सिलेक्शन सीरीज में, एक तो आपका रिवीजन सेट और दूसरा आपका प्रैक्टिस सेट। लगातार आप इन चीज़ों को करते जा रहे हैं टाइम पर, और निश्चित रूप से आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी होती जा रही है। देखिए, अभी आपका एग्ज़ाम की डेट का थोड़ा लफड़ा चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है आपको कि एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन यहाँ से दो तरह की कैटेगरी बनेंगी। एक वो जो हिम्मत हार जाएंगे, जो पढ़ाई से अपना मुख मोड़ लेंगे, जो कहेंगे पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा, मन ऊब गया, मैं थक गई। लेकिन ये चीज़ें आपको परीक्षा से दूर ले जाएंगी, सिलेक्शन से दूर ले जाएंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो लोग होंगे जो कहेंगे एग्ज़ाम तो हर हाल में होना ही है, एग्ज़ाम आज हो या कल हो क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो अपनी 100% तैयारी हर दिन के लिए तैयार करके रखनी है। ये सोच वालों का सिलेक्शन होगा, इस सोच के साथ आगे बढ़ने वालों का नौकरी मिलेगी। तो निश्चित रूप से आपको तय करना है कि इस तरफ जाना है उस तरफ। एक तरफ आपको हो सकता है अभी आराम करने को मिल जाए, बोरियत से आप बच जाएं, लेकिन निश्चित रूप से आपका नुकसान होगा जब आप उन हजारों लोगों से पीछे हो जाएंगे जो निरंतर तैयारी करते रहेंगे। देखिए, कंपटीशन कितना भी कम हो, लेकिन कंपटीशन इतना है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको नहीं पता पेपर का लेवल क्या रहेगा, आपको नहीं पता कि पेपर किस तरह से बनेगा, क्योंकि पहली बार ये पेपर देखने को मिलेगा और नया सिलेबस है पूरा। तो निश्चित रूप से आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। और अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर मैसेज करके प्रतिज्ञा लिखकर भेजिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। मात्र 370 रुपए में आपको मिलेंगे 30 से 40 मॉक टेस्ट, पीडीएफ और उनका सोल्यूशन। हर हफ्ते आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, स्पेशल क्विक रिवीजन, पीडीएफ नोट्स और भी बहुत कुछ आपको दिया जाएगा। इससे आपकी तैयारी 100% मजबूत होगी और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आपको अधिक से अधिक प्रश्नों को करना है, आपको अपने सिलेबस के लगातार जुड़े रहना है, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से। मात्र 370 रुपए में आपको व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर प्रतिज्ञा लिखकर भेजना है और निश्चित रूप से आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज का आपका प्रथम प्रश्न है, क्या है आज का आपका प्रथम प्रश्न? भारतीय रेड क्रॉस समिति IRCS की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है भारतीय रेड क्रॉस समिति IRCS की स्थापना कब हुई थी। 1920 में, 1925 में, 1930 में या 1938 में? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतीय रेड क्रॉस समिति IRCS की स्थापना कब हुई थी? तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जी हां, 1920 में हुई थी। क्लियर? आपको रेड क्रॉस समिति से जुड़ा हुआ हर टॉपिक आपको कंप्लीट करना है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जा चुका है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से उच्च संवेग का क्या कारण है? ए शारीरिक, बी मानसिक, सी पारिवारिक, डी इनमें से सभी। बताइएगा निम्न में से उच्च संवेग का क्या कारण है? शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, इनमें से सभी। तो दूसरे का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, मानसिक। क्लियर है आपको? गंभीरता के साथ पढ़ते रहिए, एक एक प्रश्न को रटते रहिए। अगला प्रश्न है आपका, शिशुओं के सिर और शरीर के बीच का अनुपात क्या होता है? जो लगातार कर रहे हैं उनको रट गया होगा ये प्रश्न। 1:7, 1:4, 1:3, 1:9। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शिशुओं के सिर और शरीर के बीच का अनुपात कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका जो सही उत्तर है वो बी है, 1:4 होता है। क्लियर आपको?
अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से यह कथन सही है, कौन सा कथन सही है यह आपको पहचानना है। आपका पहला ऑप्शन है विकास एक अल्पकालीन प्रक्रिया है, क्या यह सही है। अगला ऑप्शन है विकास में व्यक्तिगत भेद नहीं होते हैं, क्या यह सही है। विकास सभी विकास दशाओं में एक जैसा नहीं होता, क्या यह सही है। विकास पूर्व कथनीय नहीं है। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विकास एक अल्पकालीन प्रक्रिया है क्या एक सीमित समय में होती है। देखिए जो शब्दों का खेल है, इन प्रश्नों में शब्दों का खेल है, इन प्रश्नों को रटा नहीं जा सकता। अगर आपने टॉपिक सही से समझा होगा तभी आप इसे कर पाएंगे। बी ऑप्शन है विकास में व्यक्तिगत भेद नहीं होते, तो इसका आपको ऐसे समझिए, क्या हर व्यक्ति में एक ही तरीके से विकास होता है या अलग अलग होता है। अगला है विकास सभी विकास दशाओं में एक जैसा नहीं होता है, तो इसको ऐसे समझिए, क्या विकास सभी समय पर एक मात्रा में एक गति से बढ़ता है। और अगला है ऑप्शन विकास पूर्व कथनीय नहीं है, क्या विकास की पूर्व व्याख्या नहीं की जा सकती है कि इस उम्र के बालक में ये होगा, इस उम्र के बालक में ये होगा, क्या ये पूर्व कथन नहीं कहा जा सकता है। तो ये आपके 4 ऑप्शन है चौथे प्रश्न में, इनमें से कौन सा सही है यह आपको बताना है। विकास कौन सा ऑप्शन सही है विकास की परिभाषा पर। देखिए विकास एक अल्पकालीन प्रक्रिया नहीं है, यह लगातार चलती रहती है। विकास में व्यक्तिगत भेद नहीं होते हैं, यह गलत बात है। विकास में व्यक्तिगत भेद होते हैं। आपकी बहन का विकास अलग गति से हुआ होगा, आपके भाई का विकास अलग गति से हुआ होगा, आपका विकास अलग गति से हो रहा होगा और आपका विकास भी अलग मात्रा में हो रहा होगा, है ना। विकास सभी विकास दशाओं में एक जैसा नहीं होता, यह बिल्कुल सही बात है। कभी बाल आपके बहुत जल्दी बढ़ेंगे, कभी आपके नाखून बहुत जल्दी बढ़ेंगे, कभी आपकी शरीर की लंबाई अचानक से बढ़ जाती है, कभी आपके दांत टूटते हैं दूध वाले और नए उगते हैं। तो विकास सभी दशाओं में एक जैसा नहीं होता, अलग अलग दशाओं में अलग अलग तरीके से होता है। क्लियर है आपको। विकास पूर्व कथनीय नहीं, यह गलत है। इसका विकास की पूर्व व्याख्या की जा सकती है। जैसे कहा जाता है कि इतनी उम्र के बालक में दूध के दांत निकलेंगे, फिर इतने उम्र के बालक के बाद दूध के दांत टूट जाएंगे, है ना। इस उम्र में बालक घुटने से चलना शुरू कर देगा। ये सब क्या है, पूर्व कथनीय है, इनकी व्याख्या की जाती है पहले से ही। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, विकासात्मक कार्य की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा इस्तेमाल की गई। बताइएगा विकासात्मक कार्य की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा इस्तेमाल की गई। ए हर्वर्ट, बी ब्रूनर, सी हल, डी हेविंगहर्स्ट। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विकासात्मक कार्य की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा इस्तेमाल की गई। तो 5वें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी हेविंगहर्स्ट। अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है ना कि परिवार का आधार विवाह है। बताइएगा ये किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है ना कि परिवार का आधार विवाह है। एल.एच. मॉर्गन ने कहा या ए.एल. क्रोबर ने कहा या ई. वेस्टर मार्क ने कहा या इवांस प्रिचार्ड ने कहा। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है ना कि परिवार का आधार विवाह है। छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ई. वेस्टर मार्क। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस कारक के परिणाम स्वरूप जनसांख्यिकी खिड़की नहीं खुलती है। ए. अप्रवासन, बी. प्रजननता में लगातार कमी, सी. श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश, डी. जरा उग्र व्यवस्था में जीवन प्रत्याशा में सुधार का अभाव। बताइएगा निम्नलिखित में से किस कारक के परिणाम स्वरूप जनसांख्यिकी खिड़की नहीं खुलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, श्रम शक्ति में बच्चों के प्रवेश से जनसांख्यिकी खिड़की नहीं खुलती है। अगला प्रश्न है आपका, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितने स्तरों से गुजरती है। बताइएगा जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितने स्तरों से गुजरती है। 2 स्तरों से, 4 स्तरों से, 3 स्तरों से या 5 स्तरों से। बताइएगा जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितने स्तरों से गुजरती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है 8वें प्रश्न का।
तो 8वें प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, 4 स्तरों पर। ठीक है, पिछली बार मैंने शायद इसमें 5 स्तर करा दिए थे, वो गलत था। 4 स्तर बिल्कुल सही है। 4 स्तर कौन कौन से हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूं। एक होता है जन्म दर अधिक, मृत्यु दर कम अधिक। ठीक है, एक में जन्म दर भी अधिक है और मृत्यु दर अधिक है, एक ये स्तर हुआ। फिर दूसरा स्तर होता है जन्म दर अधिक, मृत्यु दर कम। ठीक है, और तीसरा स्तर होता है जन्म दर कम, मृत्यु दर कम स्तर। ठीक है, कम। और स्तर 4 होता है, ये स्तर यहां पर आ जाएगा, स्तर 4 होता है, उसमें जन्म दर कम, मृत्यु दर कम तथा जीवन शैली के कारण जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर। क्लियर आपको? तो ये 4 स्तर होते हैं। जन सांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि 4 स्तरों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है आपका, पोषण की कुल कितनी मुख्य स्थितियां होती हैं? 1, 2, 3 या 4? बताइएगा, पोषण की कुल कितनी मुख्य स्थितियां होती हैं, यह आपको बताना है। 90 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइएगा, पोषण की कुल कितनी मुख्य स्थितियां होती हैं। लगातार प्रश्नों को रिवाइज करते रहिए, एक एक प्रश्न को समझते रहिए और उनको दोबारा दोबारा पढ़ने की कोशिश करिए। हर मॉक टेस्ट को 2 से 3 बार करिए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का होगा। प्रश्न यहीं से आएंगे, पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। जो पढ़ेगा ही नहीं वो कैसे यकीन कर सकेगा? उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, है ना, तो वो सिलेबस पर कैसे कॉन्फिडेंस कर पाएगा? जो लगातार मेहनत कर रहा है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और सिलेबस पर भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सिलेबस पर उसकी पकड़ भी बढ़ेगी। तो आपको फोकस करना है, आपको तय करना है, आपको डिसीजन लेना है कि क्या सही है आपके लिए। कोई आपको जगा सकता है नींद से, लेकिन कुछ करने के लिए नहीं उठा सकता, वो आपको ही तय करना होगा। आप अलार्म लगाकर रात में सोइए, सुबह अलार्म अपने समय से बजेगी। अब आपको डिसाइड करना है अलार्म बंद करके फिर से सो जाना है या फिर उठ के कुछ नया करना है, जीवन को आगे बढ़ाना है ना। तो पोषण की कुल कितनी मुख्य स्थितियां होती हैं यह आपको बताना है। 9 का आपका ऑप्शन सही है, बी। 2 होती हैं, कौन कौन सी होती हैं यह भी आपको बताया जाता है। क्या? एक सुपोषण या उचित पोषण और दूसरा होता है कुपोषण या अल्प पोषण। क्लियर आपको? ये 2 मुख्य स्थितियां होती हैं। अगला प्रश्न है आपका, पोषक पदार्थों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? आयु, लिंग, स्वास्थ्य, उपर्युक्त सभी। बताइएगा 10वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पोषक पदार्थों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ए आयु, बी लिंग, सी स्वास्थ्य, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है आपका डी, उपर्युक्त सभी। आयु के अनुसार डिसाइड होता है आपके लिए कौन सा पदार्थ पोषक तत्व बनेगा, कौन सा नुकसानदेह। लिंग के अनुसार भी काफी हद तक डिसाइडेबल होता है और स्वास्थ्य तो बहुत अहम भूमिका निभाता ही है। तो डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है, यह परिभाषा किसकी है? फ्राइड की है, डी टर्नर की है, पुडकिन की है या क्रो एंड क्रो की है? बताइएगा, पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है, यह परिभाषा किसकी है? एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यह आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका बी, डी टर्नर। क्लियर है आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी की प्राप्ति किस वर्ष तक की जानी है? वर्ष 2025, वर्ष 2030, वर्ष 2035 या वर्ष 2050? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 12वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, वर्ष 2030। अगला प्रश्न है आपका, समाज सुधारकों में शामिल है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या ये सभी? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समाज सुधारकों में शामिल है, कौन शामिल है यह आपको बताना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर शामिल है या राम मोहन राय शामिल है या दयानंद सरस्वती शामिल है या ये सभी? 13वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, ये सभी शामिल है। क्लियर आपको? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ये सभी शामिल है। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक समस्याओं में शामिल है हेट क्राइम, घरेलू हिंसा, सांप्रदायिक तनाव या ये सभी?
बताइएगा 14वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सामाजिक समस्याओं में शामिल है। सामाजिक समस्याओं में क्या शामिल है ये आपको बताना है। हेट क्राइम, घरेलू हिंसा, सांप्रदायिक तनाव या ये सभी। तो 14वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, ये सभी। हेट क्राइम यानी कि किसी से नफरत कर उस पर हमला करना। घरेलू हिंसा जो घर पर होती है महिलाओं के प्रति, वो घरेलू हिंसा में आता है। सांप्रदायिक तनाव यानी कि दो समुदायों के बीच में झगड़ा, दो समुदायों के बीच में लड़ाई, ये क्या होता है, सांप्रदायिक तनाव होता है। यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है, ये सभी। अगला प्रश्न है आपका, किस काल में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी मानी जाती है? मध्यकाल में, राजपूत काल में, वैदिक काल में या पाषाण काल में? बताइएगा किस काल में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी मानी जाती है? यत्र नार्यत् पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ये कहां का श्लोक है? वैदिक काल। क्लियर है आपको? तो वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी मानी जाती है। अगला प्रश्न है आपका, समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बताइएगा समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1942 में, 1976 में, 1979 में या 2004 में? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 16वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, 1976 में। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सती प्रथा को समाप्त कराने का पहला सामाजिक प्रयास किसने किया? राम मोहन राय ने किया, दादा भाई नौरोजी ने किया, केशव चंद्र सेन ने किया या स्वामी विवेकानंद ने किया? बताइएगा सती प्रथा को समाप्त करने का पहला सामाजिक प्रयास किसने किया? 17वें का आपका जो सही उत्तर है आपका वो ए है, राजा राम मोहन राय या राम मोहन राय। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारत की स्वास्थ्य मंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? ए राजकुमारी अमृत कौर, बी सुचेता कृपलानी, सी आभा चौधरी, डी मालती चौधरी? बताइएगा भारत की स्वास्थ्य मंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए राजकुमारी अमृत कौर। अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है? सोरोकिन, माल्थस, वेबर या टानीज? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी माल्थस। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात है 1000:943, 1000:929, 1000:910 या 1000:963? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात है। तो 20 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, 1000:943। अगला प्रश्न है आपका, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? माल्थस हैं, जोहान गुटनबर्ग हैं, मार्क्स हैं या दुर्खिम है? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो 21 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, माल्थस है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, सर्वाधिक लिंगानुपात जनगणना 2011 वाला राज्य है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है यह आपको बताना है। ए हरियाणा है, बी केरल है, सी यूपी है, डी कर्नाटक है? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आप कमेंट बॉक्स में यह भी लिखें कि उत्तर प्रदेश का जनगणना अनुपात क्या है जनगणना 2011 के अनुसार, लिंगानुपात क्या है ना? तो यह आपको कमेंट बॉक्स में आज का लिखना है। आज का आपका यह प्रश्न है, सर्वाधिक लिंगानुपात जनगणना 2011 वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी केरल। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, 3 तलाक को और किस नाम से जानते हैं? मौखिक तलाक, इंस्टेंट तलाक, तलाक बिद्दत या ये सभी? बताइएगा 3 तलाक को और किस नाम से जानते हैं? तो 23 का जो सही उत्तर है आपका वो है डी, ये सभी। वैसे मेन तो होता है तलाक बिद्दत, लेकिन इंस्टेंट तलाक यानी कि तुरंत तलाक, मौखिक तलाक यानी कि मुंह से दिया गया तलाक, ये सभी भी 3 तलाक के ही पर्याय हैं। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, संघर्ष की परिभाषा दी है गिलिन एवं गिलिन ने
मजूमदार ने, आर.एस. बिष्ट ने, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा संघर्ष की परिभाषा किसने दी है? तो 24 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, गिलिन एवं गिलिन ने। अगला प्रश्न है आपका, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम कब पारित हुआ था? वर्ष 1939 में, वर्ष 1957 में, वर्ष 1943 में, या वर्ष 1957 में? बताइएगा, 2 बार 1957 लिख गया है तो एक ऑप्शन तो आपका कैंसिल ही हो गया है ना। तो बताइएगा मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम कब पारित हुआ था? उसको आप 67 कर लीजिए, ठीक है। कितना? 67। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है आपका 25 का ए, वर्ष 1939 में। क्लियर है आपको? तो ये रहा आपका मुख्य सेविका की सिलेक्शन सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। देखिए, आप में से बहुत से लोग कमेंट करते हैं, सर अब मन नहीं लगता है, सर अब ये नहीं होता है, सर अब वो नहीं होता है, सर डेट कब आएगी सर। देखिए, ये ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है। जब सरकार निर्णय लेगी, जब आयोग निर्णय लेगा, तभी आपका एग्जाम होगा। लेकिन उसके लिए आप अपनी तैयारी छोड़कर नहीं बैठ सकते हैं, आपको लगातार करते रहना होगा, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बेशक आप कम पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, 2.5 घंटे पढ़िए, 3.5 घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए। आपका दूसरा कोई एग्जाम लगा है तो इसको 2 घंटे ही केवल पढ़िए। अभी एक चैप्टर डेली पढ़िए, एक 25 क्वेश्चन एमसीक्यू करिए और एक चैप्टर डेली पढ़िए, इतना पर्याप्त हो जाएगा आपके लिए। लेकिन लगातार अपने सिलेबस के साथ जुड़ा रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप में से बहुत से लोग अब मनोबल डाउन कर रहे हैं, लेकिन ये मनोबल डाउन करने का समय नहीं है, मेहनत को डबल करने का समय है। तो खुद पर भरोसा बनाए रखिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा 25 में से आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो प्लीज कंटिन्यू मेहनत करते रहिए और आपका सिलेक्शन 101% होगा, ये मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आज का आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।